चलो आज हम अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना, जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसको आगे बढ़ाते हैं। थर्ड लेक्चर है ये हमारा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने 3 तरीके से पढ़ लिए थे ना, कि जनरेशन के बेसिस पर, या फिर ओनरशिप के बेसिस पर, या फिर टाइम के बेसिस पर। अब इनको वन बाय वन करेंगे अच्छे से, और कौन किसका कॉम्बिनेशन है वो भी मैं साथ साथ बताती चलूँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स। क्या? शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं पहले थोड़ा सा इसको समझ लो। एक कंपनी है, कंपनी की कैपिटल है मान लो 10 लाख। कितनी है? 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल है, उससे ऑथराइज कैपिटल है, कैसे भी उसने मंगवाई हुई है इतनी। 10 लाख जो रुपए है ना, वो उसने ना 10,000 लोगों से लिए हुए हैं। 10,000 लोगों का उसमें हिस्सा है। कैसे? उन 10,000 लोगों ने ना, उन 10,000 लोगों ने अपने 100 रुपये दिए हुए हैं। कितने? 100 रुपये दिए हुए हैं। यानी कि कंपनी की 10 लाख की कैपिटल 100 के टुकड़ों में बट गई। बट गई ना, बट गई। इसी को शेयर कहते हैं, बांटना। शेयर कहते हैं ना कि बांट के खाओ, बांट के दो, एक दूसरे को बांटो। वो क्या होता है? शेयर ही होता है, हिस्सा होता है। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। हिंदी में पढ़े तो क्या होता है? हिस्सा। कि कंपनी की पूरी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा। 10 लाख रुपए में से 100 रुपये है, 100 रुपये सिर्फ हमने दिए, हमारा कंट्रीब्यूशन 100 रुपये का है। वो क्या है? हिस्सा है। क्या है वो? हिस्सा। तो शेयर क्या होता है? सिंपल सी बात है, हिस्सा होता है। अलग अलग लोग इसको खरीदते देते हैं पैसे, और वो उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। जिसके पास शेयर है, जिसके पास भी शेयर होंगे वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर। होल्डर मतलब होल्ड करने वाला, उसको रखने वाला, तो शेयर होल्डर बन जाएगा वो। एक मतलब कागज होता है, उस पर उसका नाम लिखा होता है कि आपने इतने शेयर्स लिए हुए हैं। तो ये होता है शेयर। अब ऐसा हो सकता है कई बार जो 10,000 लोग थे, क्या पता इनमें से एक इंसान ने ही 2 शेयर लिए हुए हों। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मतलब दो शेयर मतलब कि 100 के 2 लिए हुए हैं, 200 रुपये के लिए हुए, तो ऐसा भी हो सकता है। जितने भी उसने लिए हुए हैं, लेकिन शेयर होल्डर तो वो एक का ही माना, एक ही नाम लिखा जाएगा। तो वो शेयर होल्डर होते हैं जिसने शेयर लिए होते हैं। शेयर समझ में आ गया। अब शेयर्स भी ना 2 तरीके से होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस, आजकल ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें। प्रेफरेंस क्या होता है? जिसको हम पहले चुनते हैं, पहले हम चुनते हैं। प्रेफरेंस, मेरी प्रेफरेंस ये है, जैसे कहते हैं ना, आप क्या प्रेफर करेंगे, चाय या कॉफ़ी? मतलब क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? तो वो ये वाली बात कि प्रेफर जिसको करा जाता है, यानी कि ये ऐसा कह सकते हैं, ये ना इनको लोग प्रेफर, जिन लोगों ने इनको खरीदा हुआ है ना प्रेफरेंस शेयर्स को, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। उनको कहते हैं आओ आओ, इनका हम स्वागत करते हैं खुद से। क्या करते हैं? इनका खुद से स्वागत करते हैं। कैसे? जैसे कि इन्होंने शेयर्स, मैंने कहा इन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में। अब इनको क्या चाहिए? क्यों लगाया हुआ है पैसा? इनको चाहिए डिविडेंड। शेयर पे हम क्या देते हैं? डिविडेंड। शेयर्स पे हम एक चीज़, जैसे कि हमने पैसा कहीं से उठाया हुआ है, बाहर से कर्जा लिया हुआ है, तो उसको देना पड़ता है इंटरेस्ट। अब जो शेयर से पैसा लिया होता है ना, उस पर हम देते हैं डिविडेंड। तो जो डिविडेंड अगर मिलेगा ना प्रेफरेंस वालों को, इनसे पहले मिलेगा। प्रेफरेंस वालों को इनसे पहले मिलेगा, क्योंकि इनका स्वागत कर रहे हैं हम। इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस है। कि डिविडेंड लेने में भी पहले खड़े यही होंगे। वहीं अगर कंपनी बंद होने लगी, कंपनी का होने लगा लिक्विडेशन, कंपनी का होने लगा लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन के टाइम पे ना सबको पैसे लुटाने होते हैं, कंपनी को, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर को। तो उसमें भी सबसे पहले यही कहेंगे, पहले मुझे दो। इक्विटी वालों से भी पहले क्या कहेंगे? मुझे दो। हालांकि क्रेडिटर से पहले नहीं मांग सकते, पहले क्रेडिटर को ही मिलेगा। लेकिन जो पैसा बचेगा शेयर होल्डर के लिए, उनमें से भी, इन दोनों भाइयों में से भी, ऐसा कहीं छोटे भाई है तो पहले इनको मिलेगा, छोटे भाई को। ये ज़्यादा लाडले हैं, इनका क्या होता है? स्वागत होता है। तो लिक्विडेशन में क्या? पहले इनको मिलेगा डिविडेंड, पहले इनको मिलेगा, और एक फिक्स रेट पे मिलेगा। एक फिक्स रेट पे मिलेगा, ये याद रखना है। फिक्स रेट होती है, मतलब फिक्स डिसाइड होता है इनका कि 9% मिलेगा, 6% मिलेगा। जैसे शेयर होल्डर किसी इंसान ने कितने भी लिए हुए हैं, तो ना उसके आगे लिखा होगा, मान लो किसी इंसान ने ना 1,000 लिए हुए हैं, तो ऐसा लिखा आएगा कि 9% के प्रेफरेंस, 9% प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं 1,000 के, ऐसे लिखा होता है। उनकी जो रेट होती है ना, इसके आगे लिखी होती है। जो जिस रेट पे उनको डिविडेंड मिलेगा, वो रेट लिखी होएगी उनके आगे।
तो पता चल जाएगा हमें वो प्रेफरेंस है या इक्विटी है। समझ आया कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले ही मिलता है। कंपनी के बंद होने के टाइम पर अब उनकी कैपिटल भी पहले ही इनको मिलती है, उल्टी लौटानी होती है ना, पहले इनको लौटाएंगे। फिक्स रेट पे मिलता है और ये फिक्स रेट इनके आगे लिखी होती है, इनकी फेस वैल्यू पे लिखी होती है। और एक तो चीज़ें और देखो, जो शेयर होल्डर है एक तरह से मालिक ही है, हालांकि ये प्रेफरेंस है होगी, एक्ट भी हो गए, लेकिन है तो आखिरकार शेयर होल्डर ही, यानी कि मालिक ही है। शेयर होल्डर कुछ नहीं होते, कंपनी के ओनर ही होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। देखो इन्होंने कंपनी को इन्होंने पैसा दिए हुए हैं, मालिक हुए ना ये। ज़्यादा कुछ ले भी नहीं रहे हैं, ऐसा प्रेफरेंस भी नहीं मांग रहे हैं कि भी सबसे पहले दो, क्रेडिटर्स के बाद ही मिलते हैं इनको भी। तो ये मालिक होते हैं शेयर होल्डर। इनको वोटिंग का राइट होना चाहिए ना, क्या वोट कर, जैसे कंपनी में कुछ भी फैसले लेने हैं ना, तो वोटिंग का राइट होता है एक शेयर होल्डर को जो मिलता है। लेकिन ना प्रेफरेंस वालों को ये नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऑलरेडी इनको इतनी चीज़ें मिल रही है ना, वोटिंग का राइट इनको नहीं होता। क्योंकि असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी वाले। इसीलिए कभी भी अगर एक ऐसा लिखा है कि इक्विटी या फिर इक्विटी शेयर होल्डर, इसका मतलब वो क्या होते हैं? मालिक। क्या होते हैं वो? उसके मालिक, कंपनी के मालिक, कंपनी के ओनर। ये याद रखना है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। कौन होते हैं कंपनी के हमारे कंपनी के मालिक, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, जिन्होंने लिए होते हैं। तो इसीलिए वोटिंग का राइट इनको मिलता है, वोटिंग का राइट इनको मिलता है। देखो वोटिंग का राइट मिलने से क्या हो जाएगा? नहीं मिलता अगर प्रेफरेंस वालों को, तो क्या घटेगा इनका? कुछ, हाँ जी घट जाता है। वोटिंग क्यों करवाते हैं? उनकी बात जानने के लिए, कुछ फैसला लेना है कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? देखो ये भी समझ लो, वैसे सब पता है हमें सब, लेकिन भूल जाते हैं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे जिसकी बहुत सारे शेयर्स, मैंने कहा था 10,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं ना, 100 के। जो 10,000 शेयर्स, जो 10,000 लोगों ने खरीदे हुए हैं 100 रुपए के। अब 10,000 लोग जरूरी नहीं सारे एक ही कॉलोनी के हों, कहीं के होंगे, कोई कहाँ का, कोई दूसरे शहर का, ऐसे हो सकता है। अब वो सारे एक एक टाइम पर कंपनी को चलाने कैसे आएंगे? दूर दूर रहते हैं, उनका अपना भी काम होता है, क्या पता उन्होंने ऐसी साइड बिजनेस उनका ये हो शेयर वगैरह लेने का, ऐसे इसमें ज़्यादा इतने इन्वॉल्व ना होते हों। तो वो कहते हैं भी हम नहीं चलाने आ सकते कंपनी को, कुछ 10-15 लोगों को वो चुन लेते हैं, वो होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कुछ लोगों को वो चुन लेते हैं, वो क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी को चलाते हैं। फैसला वगैरह इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ज़्यादा होता है, लेकिन पूछ के वो इनसे ही लेते हैं, इनसे पूछ के लेंगे। जो पूछना होता है ना, वोटिंग के जरिए तो बताएंगे कि भी हाँ ये फैसला सही है या नहीं है, तुम एग्री हो या नहीं हो। तो वोटिंग का राइट इनको मिलता है, यानी कि एक तरीके से कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। कंपनी में कौन सी बात होनी चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ये इस बात पे हामी भर रहे हैं ना, हाँ भर रहे हैं, ना कर रहे हैं, यानी कि कंपनी को कंट्रोल करने में ये इनका हाथ होता है। वहीं प्रेफरेंस वालों का कोई भी इतना कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वोटिंग का राइट ही नहीं है इनको, कंट्रोल भी इनका नहीं होता। लेकिन इक्विटी वालों का होता है। अब आप अगर इतना समझ लेंगे ना कि इक्विटी वाले ओनर होते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ। और दूसरी बात, जो इसको डिविडेंड पहले नंबर पे मिलेगा ना, इसको लास्ट में मिलता है। ये इसकी गलती हो जाती है, क्या बस इसको डिविडेंड लास्ट में मिलेगा। कैपिटल जब वापस होते हैं कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर, कंपनी के लिक्विडेशन क्या होता है? कंपनी का बंद होना। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर पहले इनको मिलेगी कैपिटल, फिर इनको मिलेगी वापस। और इनको फिक्स रेट पे मिलेगा ना, इनको ऐसा कुछ फिक्स रेट ही नहीं है, क्योंकि इनको मिलेगा डिविडेंड। मान लो प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, हमने सब कुछ खर्चे वगैरह हटा दिए, डेप्रिसिएशन हमने कर लिया, इंटरेस्ट देना था, टैक्स वगैरह देना था, ठीक है, प्रेफरेंस वालों को भी हमने दे दिया। प्रेफरेंस जो बाकी जो पैसा बच गया ना, मान लो 30,000 बच गए। कितने बच गए? 30,000। अब 30,000 में से कितना इनको देना है वो ये डिसाइड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, कोई भी। तो यानी इनका कुछ नहीं है। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, मान लो 1 लाख की जगह 10 लाख होता ना, तो 3 लाख प्रॉफिट बच गया, ये सारा मिल जाएगा, या फिर सारा मिले ना मिले, लेकिन बटेगा 3 लाख में से ही। बात आई जो प्रेफरेंस वालों की ना, इनको तो फिक्स है, इनका फिक्स है। अब प्रॉफिट ज़्यादा हो कम हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि फिक्स रेट होने का भी अपना एक फ़ायदा है और अपना एक नुकसान है। क्योंकि देखो इनको मिलेगा इक्विटी से पहले, ऐसा हो सकता है ना 30,000 की जगह क्या पता कुछ भी ना हुआ हो, या फिर 3,000 हुआ हो, 3,000 हुआ हो,
तो इनको कम मिलेगा। वहीं 3 लाख हो गया, इनको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इनके प्रॉफिट्स तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इक्विटी वालों के जो प्रॉफिट्स हैं कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे रहेंगे। जो डिविडेंड है, सॉरी, जो डिविडेंड है वो ऐसे रहेंगे। लेकिन प्रेफरेंस वालों के तो फिक्स होते हैं, वो ऐसे रहेंगे। वो कैसे रहेंगे? फिक्स। क्यों? क्योंकि इनको 9% पे मिलना है, 8% पे मिलना है, 12% पे मिलना है। ये ऑलरेडी फिक्स होता है। यानी कि इनको ये है कि लॉस से बच जाते हैं, बस इतना है कि इनको ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा। भाई लिखा हुआ है मिलेगा तो मिलेगा और पहले मिलेगा। इनका ऐसा है कि प्रॉफिट ज़्यादा हुए ज़्यादा मिल जाएगा, प्रॉफिट कम हुए कम मिलेगा। तो ये फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है, इतना समझ में आया कि वोटिंग का राइट किसको मिलता है, कंट्रोल का किसको मिलता है, डिविडेंड पहले किसको मिलता है, कैपिटल पहले किसको लौटाई जाती है। उसके बाद एक ही होता है, एक टॉपिक आता है कि प्राइमरी रिस्क, जो मैंने समझाया ना पॉइंट, इसको ही अगर मैं हेडिंग देके समझाऊँ ना कि प्राइमरी रिस्क बियरर कौन होते हैं। प्राइमरी क्या होता है? पहले नंबर वाले। जैसे प्राइमरी क्लासेस होते हैं ना 5वीं तक, जो पहले वाली होती हैं। तो प्राइमरी यानी कि पहला रिस्क किसका होएगा, कौन बियर करेगा, कौन सहन करेगा। जितना मैंने समझाया है इससे समझ में आ गया होगा कि रिस्क कौन लेता है। देखो, रिस्क ना हमारा प्रॉफिट से जुड़ा होता है। जितना ज़्यादा हम रिस्क उठाते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है। और ये किसके केस में है? इक्विटी वालों के केस में। क्योंकि इनका तो कोई पक्का ही नहीं है इनको डिविडेंड कब मिलेगा, ना रेट पता, ना ये पता कि पहले मिलेगा, पहले तो इनको मिलेगा। तो प्राइमरी रिस्क बियर कौन हुए? हमारे इक्विटी वाले। कौन हुए? इक्विटी वाले, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इनके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्वेश्चन आया कि प्राइमरी रिस्क बियरर कौन होते हैं कंपनी में, तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि मालिक है, खर्चा इनका, प्रॉफिट इनका, सब कुछ इनका होएगा आखिर में। उसके बाद ना एक ये होता है प्रीएम्प्टिव, सुना होगा, प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट ऑन शेयर्स। देखो प्रीएम्प्ट, देखो प्री, वापिस से भी ये वर्ड आ गया ना, प्री। जैसे प्राइमरी से ही बना है, प्राइमरी वर्ड इसी से बना है, प्री। प्री होता है पहले। प्री क्या होता है? पहले। प्री, देखो प्रेफरेंस में भी प्री लिखा हुआ है ना, प्री। इनको पहले मिलता है डिविडेंड और कैपिटल वगैरह, तो प्री से समझ सकते हैं। ऐसे याद रखना, प्रेफरेंस वालों को पहले प्रेफर किया जाता है, इक्विटी वालों को बाद में किया जाता है। ये मालिक होते हैं, ये कहते हैं भी खर्चा सारा जो भी कुछ होएगा, ये लॉस वगैरह वो हम बाद में देख लेंगे, प्रॉफिट होएगा तो भी हमारा, खर्चा तो भी हमारा। प्री, प्री एम्प्टिव, प्री एम्प्टिव राइट बोलो, शेयर्स बोलो। प्री एम्प्टिव राइट बोलो, या फिर इसको राइट शेयर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? राइट शेयर्स। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? देखो, मैंने कहा कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए थे। कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए थे। कंपनी ने शेयर्स इशू करके मंगवा लिए। कंपनी ने शेयर इशू करके मंगवा लिए, इक्विटी वालों ने खरीद लिए, प्रेफरेंस वालों ने खरीद लिए। कंपनी को अब और चाहिए पैसे। कंपनी को मान लो 50,000 रुपये और चाहिए, और चाहिए पैसे उसको, फिर और मंगवा रही है। तो ना ये जो और चाहिए पैसे, वो शेयर्स इशू करना चाहती है। तो वो कहेगी इनको, जो इक्विटी वालों ने ऑलरेडी शेयर लिए हुए हैं ना, इनको कहेगी भाई देखो तुमने ना इतने शेयर लिए, मान ली 100 में से 70 शेयर ना इक्विटी वालों ने लिए हुए हैं। 70 ने लिए हुए हैं। 10,000 लोगों ने में से 7,000 लोगों ने इक्विटी वाले हैं। ये इनसे कह रही है हम ना और शेयर निकाल रहे हैं, क्या आप लेना चाहते हैं और शेयर? क्या आप और लेना चाहते हैं? देखो आप ये कहेंगे ये शेयर क्यों दे रही है? शेयर होता है हिस्सा, जिसका जितना ज़्यादा हिस्सा आएगा उतना ज़्यादा वो मालिक बनेगा। मालिक बनेगा तो इनका तो फ़ायदा होएगा ही होएगा। अब जितना ज़्यादा देखो, जो जितना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा कंपनी का, उतना ज़्यादा वो कंट्रोल रखेंगे कंपनी पर, तो इनका फ़ायदा होता है। तो ये कंपनी इनसे पूछती है हम ना प्रीएम्प्टिव शेयर निकाल रहे हैं, तो क्या आप उनको लेना चाहेंगे? यानी एक ऑप्शन देती है। देख लो, ये क्या होता है? ऑप्शन होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, राइट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये इनका हक होता है। क्या होता है? हक। यानी कि पहले अगर ये कंपनी को कह देती है, वार्निंग दे देती है, भाई तुम आगे कभी शेयर निकाल रहे हो ना, पहला हक हमारा है। पहला हक किसका होता है? इक्विटी वालों का। कंपनी लिख देती है कि फर्दर, कंपनी फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे और ज़्यादा, कि कंपनी ने पहले एक बार इशू कर रखे हैं शेयर, जब वो फर्दर इशू करती है ना, तो पहला हक किसका होता है? इक्विटी वालों का। उसी को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, कि पहला हक किसका है? इक्विटी वालों का। इसी को हम बोलते हैं राइट शेयर्स।
जो हमने शेयर्स इशू करेंगे ना हम बाद में प्रीएम्प्टिव राइट से, वो क्या कहलाते हैं, राइट शेयर्स। कि पहला राइट किसका होता है, इक्विटी वालों का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये अगर हमने एक सीरियल आता था शार्क टैंक देखा, उसमें सब लोग इक्विटी के लिए लड़ते हैं। जो शार्क्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इतने परसेंट इक्विटी दे दो, इतने परसेंट दे दो। ओनर कहता है कम कर दो, कम कर दो। क्यों करता है, क्योंकि देखो हिस्सा बट रहा है कंपनी का। कंपनी के 100% माल, देखो कंपनी 100% की माल, जैसे कि 100% होता है मालकियत, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। अब उसमें से भी 3% उन्होंने किसी और को दे दिया, तो उनके पास जो खुद के पास 97% बचा। मान लो शार्क कह रहे हैं हमें 10% दे दो, तो इसके खुद के पास 90% बचेगा। तो ऐसे हर कोई ना अपनी इक्विटी बचाना चाहता है। इक्विटी क्या होता है, उसका मालिकाना हक। हर कोई अपनी इक्विटी बचाना चाहता है। तो अगर कोई इक्विटी दे रहा है खुद से, तो वो क्या हुआ, हक हुआ ना। और ये कहते हैं अब तुम आगे कभी शेयर निकालोगे, पहले किसको देना, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, असली मालिक कौन होता है, किसको पहले मिलते हैं, इतना हमने समझ में आ गया। अब ना वैसे एक दो चीज़ें और होती है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ना, कुछ इसके टाइप होते हैं, वो भी एक बार कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट, ये ब्लर। प्रेफरेंस जो शेयर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स के प्रेफरेंस, ये गलत हो गई स्पेलिंग। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं अलग अलग। टाइप्स का मतलब देखो, प्रेफरेंस तो पता है ना हमें कि जब भी डिविडेंड देने की बारी आएगी पहले ये खड़े होंगे। कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ये पहले कैपिटल इनको वापस करी जाएगी। वोटिंग का राइट इनको नहीं होता है, कंट्रोल इनका कम होता है, इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, ये सब होते हैं। देखो मैंने कहा फिक्स रेट पे इनको डिविडेंड मिलता है, किसी साल ऐसा भी तो हो सकता है इनको मिले ही ना। क्योंकि देखो जो हमारा जो इक्विटी शेयर्स है ना, ये ना चार्ज नहीं होता इनको डिविडेंड देना। इनको चार्ज नहीं, चार्ज क्या होता है कि एक बर्डन कह सकते हैं हम। इनको डिविडेंड देना कोई कंपनी का बर्डन नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट हुए तो देगी, कंपनी को प्रॉफिट हुए तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो किसी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए ना, तो कंपनी हो सकता है डिविडेंड ना दे, लेकिन इनको तो बोला गया अभी तुम्हें तो डिविडेंड मिलेंगे। तो ऐसा दो तरीके से हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ये अलग अलग टाइप हैं, ए टाइप, बी टाइप। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, देखो क्यूमुलेटिव हमने एक मीन नहीं करते, मीन उसमें क्यूमुलेटिव वाला चीज़ें होता है, जुड़ना। क्यूमुलेटिव क्या होता है, जुड़ना। इनके ना पैसे जुड़ते रहेंगे। मान लो जैसे कि मैं साल समझाती हूँ टाइमलाइन से। ये है 2024, 2025, 2026, 2024, 2025, 2026। मान लो इनको ना पहले साल पैसे नहीं मिले क्योंकि प्रॉफिट नहीं थे, दूसरे साल भी डिविडेंड इनको नहीं मिला, ठीक है, दूसरे साल भी इनको डिविडेंड नहीं मिला। तीसरे साल जब आया ना, तो कंपनी ने सोचा अब डिविडेंड दे देती हूँ, कंपनी सोचा डिविडेंड दे देती हूँ। तो क्या इनको सिर्फ 2026 का मिलेगा या पहले का भी मिलेगा, ये डिपेंड करता है क्या वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर क्यूमुलेटिव है ना, तो 2026 का तो मिलेगा ही मिलेगा, 25 का भी मिलेगा और 2024 का भी इकट्ठा होके उसको मिल जाएगा। ये होते हैं क्यूमुलेटिव वाले। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव वालों को सिर्फ और सिर्फ जिस साल डिविडेंड मतलब उनको बट रहा है, जिस साल प्रॉफिट हुए उसी साल मिलेगा। यानी ये ना वायदा करके रखती है। क्यूमुलेटिव वालों से ऐसा कर सकता है, कंपनी ने ना इनको वादा किया है हम आपको आपका डिविडेंड देंगे ही देंगे, जिस साल हमसे चूक गया हम अगले साल देंगे। समझ आया, जिस साल हमसे चूक गया हम अगले साल देंगे। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव वालों का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इनको जिस साल प्रॉफिट हुआ उसी साल मिलेगा। क्यूमुलेटिव क्या होता है, जुड़ना। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नहीं जुड़ेगा, इनका पैसा इकट्ठा हो रहा है, जुड़ रहा है भाई, इनका नहीं जुड़ेगा। तो ये पहला टाइप हो गया हमारा। इससे ना एक चीज़ और समझ में आई, मेरे को याद आई डिविडेंड ना मिलने से। देखो अगर ना, वैसे तो प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं होता, किसको होता है, इक्विटी वालों को होता है। प्रेफरेंस वालों को वोटिंग का राइट जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर इनको 2 साल ना
डिविडेंड नहीं मिला ना, तो ये कहेंगे भाई हमने तो प्रेफरेंस शेयर्स बोल के लिए थे, ये हमें डिविडेंड दे ही नहीं रहे हैं, इक्विटी वालों जैसी हालत कर रखी है, तो हमें बता वोटिंग का राइट भी नहीं है। तो कंपनी कहती है भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादती नहीं करेंगे हम। अगर 2 साल मतलब कि लगातार, ठीक है, कंसेक्टिव 2 साल मतलब लगातार 2 साल इनको अगर डिविडेंड नहीं मिलता है ना, तो ये वोटिंग के लिए खड़े हो सकते हैं। इनको सरकार इनको कहती है कि वोटिंग का राइट, कि अगर 2 साल इनको कंसेक्टिव क्या होता है, लगातार, जैसे 2024 और 2025 में लगातार इनको नहीं मिला डिविडेंड इनको नहीं मिला, तो ये वोटिंग के लिए खड़े हो सकते हैं। वैसे इनको वोटिंग का राइट नहीं है, बट एक्सेप्शनल केस है। क्या है ये? एक्सेप्शनल केस है कि 2 साल लगातार। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो ऐसा हो सकता है ना, 2023 में इनको मिल गया, 2024 में इनको नहीं मिला, 2025 में भी मान लो मिल गया, 2025 में भी मान लो इनको मिल गया। अब आप कहेंगे 2 साल इनको नहीं मिला, 2023 में भी नहीं मिला, 25 में भी नहीं मिला, 2 साल इनको नहीं मिला, तो चलो वोटिंग करने के लिए जाते हैं। नहीं, अगर आपको लगातार 24 और 25 दोनों में नहीं मिला ना, तब आप वोटिंग के लिए हो। इसीलिए मैंने लिखा कंसेक्टिव, कि लगातार के 2 साल अगर इनको डिविडेंड नहीं मिला तो ये वोटिंग कर सकते हैं। कौन? प्रेफरेंस शेयर्स। और हमने क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव तो पढ़ लिया था। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या होती है, ये है। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है? कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ये अलग अलग है, ए कन्वर्टेबल, बी नॉन कन्वर्टेबल। नाम से समझ में आ रहा है और सबसे ईजी है।